वेलकम बैक टू स्मार्ट बायो सिंप्लीफाइड चैनल। फर्स्ट ईयर न्यू बुक बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया हुआ है। तो पहले टॉपिक का हम दूसरा पॉइंट पढ़ेंगे। तो कॉरल बूज ने जो है तमाम ऑर्गेनिजम्स को 3 डोमेन्स में डिवाइड किया था और 3 बड़े उनके ग्रुप्स बनाए और उनको किंगडम से ऊपर रखा गया इस ग्रुप को। और उसने प्रोकैरियोट्स जितने थे उनके 2 बड़े ग्रुप्स बनाए, डोमेन आर्किया जो हम पहले पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे डोमेन बैक्टीरिया, ये भी प्रोकैरियोट्स हैं। तो बैक्टीरिया को हम 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में किंगडम मोनरा में हम डिस्कस कर चुके हैं। पहली क्लासेस में हम इनको स्टडी कर चुके हैं। तो पहला पॉइंट इसका ये है, इंक्लूडेड इन द किंगडम मोनरा। तो इनको किंगडम मोनरा में जो है इंक्लूड किया गया था, जो रॉबर्ट विटिकर ने दिया था। उसके बाद जो बैक्टीरिया के ऑर्गेनिजम्स हैं उन्हें ट्रू बैक्टीरिया कहा जाता है और ये प्रोकैरियोट्स हैं। जनरल करैक्टरिस्टिक्स की इसकी देखेंगे तो पहली करैक्टरिस्टिक इसका सेल स्ट्रक्चर देखते हैं। सेल का स्ट्रक्चर में हम देखेंगे कि सेल यूकैरियोट है, ये प्रोकैरियोट है। तो पहले बात हो चुकी है कि ये प्रोकैरियोट्स हैं, यानी इनमें प्रोकैरियोटिक सेल है। अब प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में क्या डिफरेंस है, पहले लेक्चर मैंने इसको जो है डिफाइन नहीं किया क्योंकि हम पहली छोटी क्लासेस में 9th 10th में मैट्रिक में पढ़ चुके हैं। तो प्रोकैरियोटिक्स जो सेल है उसमें ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता। न्यूक्लियस वो ऑर्गेनल है, सेल की वो ऑर्गेनल है जो तमाम जो है सेल की एक्टिविटीज़ को कंट्रोल कर रहा होता है। दूसरा, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स नहीं हैं। एक यूकैरियोटिक सेल में ऑर्गेनल्स होती हैं जो सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स होती हैं, जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, क्लोरोप्लास्ट और लाइजोसोम्स, इस तरह की जो ऑर्गेनल्स होती हैं वो मेम्ब्रेन बाउंड होती हैं। तो इस तरह की कोई ऑर्गेनल्स यहाँ पे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट नहीं हैं इनके सेल्स में। तो ये क्या हुए हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं। नंबर 2 पे है सेल वॉल कंपोजिशन। इनकी जो सेल वॉल है उसकी हम तरकीब देखेंगे, वो किस चीज़ों से मिलकर बनी है। तो इसकी जो सेल वॉल है वो पेप्टाइडोग्लाइकन से मिलकर बनी है। पेप्टाइडोग्लाइकन एक ऐसा मैक्रो बड़ा मॉलिक्यूल है, ठीक है, जिसमें पेप्टाइड्स और कार्बोहाइड्रेट्स के मॉलिक्यूल होते हैं। ग्लाइकन से क्या पता चल रहा है कि यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट्स हैं और पेप्टाइड से क्या पता चल रहा है, अमीनो एसिड से मिलके मॉलिक्यूल बना पेप्टाइड्स, और पेप्टाइड और कार्बोहाइड्रेट्स मिलके क्या बना रहे हैं, पेप्टाइडोग्लाइकन। अब ये पेप्टाइडोग्लाइकन एक ऐसा मॉलिक्यूल है, एक ऐसा पॉलीमर है जो कि स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है सेल को, और सेल की जो शेप है उसको शेप एक कोई ना कोई दे रहा है, उसको उसकी स्ट्रक्चरल सपोर्ट उसको फ्राहम कर रहा है। नंबर 3, जेनेटिक मटेरियल। अब इसमें न्यूक्लियस तो मौजूद नहीं है, लेकिन जो है बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस कैसे हो रहे हैं और जो है सेल जो है मूव कैसे करता है। तो कोई ना इन सब एक्टिविटीज़ के लिए इन एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करने के लिए कोई ना कोई स्ट्रक्चर तो प्रेजेंट होना चाहिए। तो कोई जेनेटिक मटेरियल होना चाहिए जो सेम उसी तरह के जो बैक्टीरियम हैं वो प्रोड्यूस हों, मतलब कि वो होते भी हैं प्रोड्यूसर। तो उसके लिए इसका जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, एक सिंगल सर्कुलर क्रोमोसोम होता है, ठीक है, स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है और वो भी न्यूक्लियोइड रीजन में लोकेट होता है। और उसकी जगह कहाँ पे है, न्यूक्लियोइड रीजन में। अब न्यूक्लियोइड का क्या मतलब होता है, न्यूक्लियस की तरह का। इसका मतलब ये है कि वो ऐसी सेल का वो वाला रीजन जहाँ पे न्यूक्लियस प्रेजेंट होना चाहिए था किसी सेल का, वहाँ पे क्या है, न्यूक्लियस लाइक कोई स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जो इस तरह से गोल गोल क्या है, सर्कुलर फॉर्म में क्या है, यहाँ पे क्रोमोसोम प्रेजेंट है बिल्कुल दरमियान में जहाँ पे न्यूक्लियस प्रेजेंट होना चाहिए था। अब नंबर 4 पे है प्लाज्मिड्स। प्लाज्मिड स्मॉल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल्स एडिंग इन जेनेटिक डाइवर्सिटी एंड एडेप्टेशंस। अब डीएनए के मॉलिक्यूल से बना हुआ एक छोटा सा जो स्ट्रक्चर है उसे हम प्लाज्मिड बोलते हैं। अब प्लाज्मिड से क्या मतलब है कि यहाँ पे बैक्टीरिया में एक से ज़्यादा प्लाज्मिड्स हो सकते हैं। और ये प्लाज्मिड्स का फंक्शन क्या है, इसका फंक्शन ये कि जो जेनेटिक डाइवर्सिटी है, जो बैक्टीरिया का मुख्तलिफ अक़साम में जो पाया जाना है, क्योंकि बैक्टीरिया हर इन्वायरमेंट में पाए जाते हैं, सॉइल में, वाटर में, एयर में, और इवन के ह्यूमन गट में भी जो है वो बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। तो इतनी जो डाइवर्सिटी है उसमें हेल्प कर रहे हैं एंड अडेप्टेशन। और इस तरह का ये जो जेनेटिक मटेरियल है ये कि जो है अडेप्ट इस तरह के बैक्टीरिया बनाता है जो माहौल के साथ डल सकें, जो अडेप्ट हो सकें। यानी कि अडेप्टेशन और जेनेटिक डाइवर्सिटी में ये क्या कर रहा है, एडिंग कर रहा है, हेल्प कर रहा है। तो प्लाज्मिड जो होते हैं वो ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं डीएनए के, जो ये क्रोमोसोम, सर्कुलर क्रोमोसोम है, जेनेटिक मटेरियल है जो न्यूक्लियर रीजन में पड़ा होता है, उससे बिल्कुल इंडिपेंडेंट होके जो क्या करते हैं, डुप्लीकेट होते रहते हैं इंडिपेंडेंटली। ये क्या करते हैं, अपनी तादाद बढ़ाते रहते हैं, मतलब कि ये एक से ज़्यादा हो सकते हैं किसी बैक्टीरिया के सेल में।
नेक्स्ट चलते हैं रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन ये रिप्रोड्यूस कैसे होते हैं, इनकी तादाद कैसे बढ़ती है। तो ये रिप्रोड्यूस होते हैं एसेक्चुअली में ये बाइनरी फिशन के थ्रू रिप्रोड्यूस होते हैं। तो बाइनरी फिशन में क्या होता है, एक सेल दो में डिवाइड हो जाता है, दो डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाता है। नंबर 6 इसका जो करेक्टरिस्टिक है न्यूट्रिशन मोड, यानी इसके खुराक खाने का तरीका क्या है। अब ह्यूमंस हैं तो वो खुराक को डाइजेस्ट करते हैं, खुराक को क्या करते हैं, हजम करते हैं। लेकिन इनमें ऑटोट्रोफ्स भी हैं और हेटरोट्रोफ्स भी हैं। एनिमल्स जो हैं वो हेटरोट्रोफ्स होते हैं, जबकि प्लांट्स जो होते हैं वो ऑटोट्रोफ्स होते हैं। लेकिन डोमेन बैक्टीरिया के जो ऑर्गेनिजम्स हैं, ट्रू बैक्टीरिया हैं, वो दोनों किस्म के हैं। जो अपनी खुराक खुद तैयार करेंगे, जो सेल्फ फीडिंग है, उन्हें हम फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया बोलेंगे। और जो अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते, उन्हें उन बैक्टीरिया को हम डिकम्पोजर बोलते हैं, क्योंकि फिर वो क्या करेंगे, चीज़ों को जाके अपने सराउंडिंग्स में जो चीज़ें हैं उनको डिकम्पोज करेंगे, उनको वो इसलिए तो वो गल सड़ जाती हैं, तो वहाँ से अपनी न्यूट्रिशन ऑब्टेन कर लेंगे या गेन कर लेंगे। आगे 7 नंबर है मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी का मतलब है कि हम इसकी शेप्स देखें, इसका टेक्सचर देखें, इसका कलर, स्किन कलर देखें, तो उसका मतलब होता है मॉर्फोलॉजी। तो इसकी मॉर्फोलॉजी क्या है कि ये मुख्तलिफ शेप्स की इसमें वैरायटी पाई जाती है। एग्जिबिट्स वेराइटी ऑफ शेप्स, यानी कि शक्लों की जो बहुत अकसाम पाई जाती हैं। पहला है कोकाई। कोकाई में ये स्फेरिकल हो जाते हैं, कोकाई शेप में स्फेरिकल शेप होती है बैक्टीरिया की। बेसिलाई में ये रोड शेप्ड होते हैं। स्पाइरला में ये स्पाइरल फॉर्म में होते हैं, स्प्रिंग की तरह के होते हैं। और विब्रियोज में ये कोमा शेप्ड होते हैं। हाँ जी, नंबर 8 अरेंजमेंट। अरेंजमेंट के लिहाज से अगर हम इसकी स्ट्रक्चर और शेप को देखें तो ये सिंगल इंडिपेंडेंट फॉर्म में भी प्रेजेंट होते हैं, पेयर्स की फॉर्म में भी प्रेजेंट होते हैं, यानी जोड़े बनाकर, तो उन्हें हम डिप्लोकोकाई बोलते हैं। चेन्स की फॉर्म में अगर प्रेजेंट है तो स्ट्रेप्टोकोकाई। और अगर गुच्छे बनाएंगे जिन्हें हम क्लस्टर्स बोलते हैं तो वो स्टेफलोकोकाई उन कहलाते हैं। नंबर 9 पिलाई एंड फिम्बरी। ये जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, किसी क्या कहते हैं उसको, बालनुमा जो हैं ये स्ट्रक्चर्स होती हैं। और ये अटैचमेंट के लिए किसी सरफेस पे अगर बैक्टीरिया ने अटैच होना है, या अपना बैक्टीरिया ने अपना जो है जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज करना है, तो यहाँ पे ये हेल्प करेंगे पिलाई एंड फिम्बरी। समझ आ गई इनका फंक्शन। नेक्स्ट नंबर 10 है फ्लैजिला। फ्लैजिला एक टेलनुमा उनका स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। कोई भी ऑर्गेनिज्म है तो उसकी मेन करैक्टरिस्टिक यही होगी कि वो क्या है, वो जानदार की एक मेन करैक्टरिस्टिक यही होती है कि उनमें मूवमेंट होती है, वो मूव कर सकता है। तो फ्लैजिला के थ्रू जो हैं वो बैक्टीरिया मूव करते हैं। तो फ्लैजिला 1 और मोर, यानी एक या एक से ज़्यादा भी हो सकता है। और ये विप लाइक स्ट्रक्चर होता है, जैसे कोई ऐसे वाइप नहीं कर रहा उसको, ऐसे जो है वहाँ से वाइप ऑफ कर रहा। नंबर 11 है रेस्पिरेशन। अब हर जानदार को एनर्जी की ज़रूरत होती है अपनी डेली एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए। जैसे मूवमेंट होगी, ग्रोथ होगी, रिप्रोडक्शन होगी, तो उसको जो है एनर्जी चाहिए। अब वो एनर्जी अपनी फूड से हासिल करेगा, तो फूड को वो फिर जो है आगे उसकी रेस्पिरेशन होगी, वो रेस्पिरेशन के प्रोसेस से गुजरेगा, यानी कि वो वहाँ पे क्या करेगा, उसमें उस फूड से जो है वो एटीपी जो है वो प्रोड्यूस करवाएगा। तो यहाँ पे उस रेस्पिरेशन के प्रोसेस के लिहाज से जो है कुछ बैक्टीरिया जो हैं ऑब्लिगेट एरोब्स हैं, कुछ ऑब्लिगेट एनारोब्स हैं, कुछ फैकल्टेटिव एनारोब्स हैं, माइक्रो एरोफिल्स हैं, एरो टॉलरेंट एनारोब्स हैं। ऑब्लिगेट एरोब्स कौन से होते हैं, जिनको ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है एटीपी बनाने के लिए, एटीपी की प्रोडक्शन के लिए उन्हें ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। और ऑब्लिगेट एनारोब्स वो हैं जिनको ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती। फैकल्टेटिव एनारोब्स वो होते हैं ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनको अपनी एटीपी बनाने के लिए जब ऑक्सीजन हो तो रेस्पिरेशन करते हैं, और अगर ऑक्सीजन ना हो तो वो क्या करते हैं, फर्मेंटेशन के थ्रू एटीपी को बनाते हैं। माइक्रो एरोफिल्स ये इस तरह के ऑर्गेनिजम्स हैं जिनको स्पेशल किस्म के इन्वायरमेंट की ज़रूरत होती है, जिसमें ऑक्सीजन का जो लेवल है वो कम हो, ताकि वो अपनी ऑप्टिमल ग्रोथ कर सकें, ठीक है। उनको अपनी ऑप्टिमल ग्रोथ के लिए स्पेशल किस्म के इन्वायरमेंट की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट है एरो टॉलरेंट एनारोब्स।
टॉलरेंट एनारोब्स वो होते हैं जिनको ऑक्सीजन की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती। एनारोब से पता चल रहा है कि O2 की एब्सेंस में भी ये सर्वाइव कर रहे हैं, इसलिए इनको एनारोब्स बोला गया है। एरो टॉलरेंट का मतलब ये है। और इस तरह के जो ऑर्गेनिज्म जो बैक्टीरियम हैं वो क्या करते हैं, वो फर्मेंटेशन को इस्तेमाल करके ATP को प्रोड्यूस करते हैं। ATP से क्या है, एनर्जी है। एनर्जी कहाँ से ऑब्टेन कर रहे हैं, फर्मेंटेशन के थ्रू। तो ये जो है यहाँ पे भी लिखा है कि ये फर्मेंटेशन परफॉर्म करते हैं एरो टॉलरेंट एनारोब्स। अगेन नंबर 12 है एक्सट्रीमोफिल्स। एक्सट्रीमोफिल्स ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो एक्सट्रीम इन्वायरमेंट में, एक्सट्रीम कंडीशंस में रहते हैं। बहुत ज़्यादा सॉल्टी वाटर में रहना, बहुत ज़्यादा एसिडिक इन्वायरमेंट में, या बहुत ज़्यादा हॉट जो है इन्वायरमेंट में रहना। अब इसके लिहाज से भी जो है एक्सट्रीमोफिल्स के लिहाज से भी, एक्सट्रीम कंडीशंस के लिहाज से भी बैक्टीरिया को जो है तीन जो है यहाँ पे जो है किस्म के हम पढ़ेंगे, थर्मोफिल्स, हॉलोफिल्स एंड एसिडोफिल्स। अब थर्मोफिल्स जो होते हैं वो हाई टेम्परेचर्स में रहने वाले हैं बैक्टीरिया हैं। हाई जो हैलोफिल्स हैं वो हाई सैलिनिटी यानी जो है सॉल्टी वाटर में रहते हैं। अब एसिडोफिल जो होते हैं वो लो पीएच में रहते हैं। जब किसी इन्वायरमेंट की पीएच लो होगी, मतलब वो एसिडिक इन्वायरमेंट में है, तो इसी वजह से उसको क्या कहा गया है, एसिडोफिल्स। हाँ जी, नंबर 13 पैथोजेनिसिटी। पैथोजेनिसिटी कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जो डिजीज़ काज करते हैं। अब वो किन में डिजीज़ काज करेंगे, जाहिर है जो है दूसरे ऑर्गेनिजम्स में करेंगे, जिनमें प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, ह्यूमंस हैं। अब ये अपने जो है पैथोजेनिसिटी कैसे प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो है बीमारी कैसे काज कर रहे हैं, ये क्या करेंगे, टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करते हैं। और दूसरा जो है, दूसरे वायरुलेंस फैक्टर्स जो हैं वो प्रोड्यूस करते हैं, जैसे जिनका थोड़ा बहुत जो है ना वायरस जैसा इफेक्ट हो, वो वाली चीज़ें फैक्टर्स जो हैं वो प्रोड्यूस करते हैं। नंबर 14 है सिम्बियोसिस। बैक्टीरिया जो हैं वो सिम्बियोटिक रिलेशनशिप में रहते हैं। बहुत सारे बैक्टीरिया जो है सिम्बियोटिक रिलेशनशिप में रहते हैं। सिम्बियोटिक का रिलेशनशिप का मतलब ये है, दो या दो से ज़्यादा किस्मों के जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो जो हैं वो एक जगह पे रहें और जो है आपस में कोई रिलेशनशिप बना के रहें। तो दो तरह के रिलेशनशिप ये बनाते हैं, म्यूचुअलिज्म, या दो तरह के ये जो है रिलेशनशिप्स यहाँ पे पढ़ेंगे, म्यूचुअलिज्म और कॉमनसेलिज्म। म्यूचुअलिज्म में दोनों जो ऑर्गेनिज्म जो हैं बेनिफिट होते हैं, बैक्टीरिया का भी होता है और बैक्टीरिया जिस ऑर्गेनिज्म में रह रहा है उसको भी बेनिफिट होगा। कॉमन सेलिज्म जो में एक को बेनिफिट होता है और दूसरे को जो है नुकसान पहुंचता है। तो जब नुकसान पहुंचे तो या तो वो पैथोजन होगा या फिर वो क्या करेगा, वो जो है पैरासाइट होगा। ठीक है, तो होप सो आपको ये लेक्चर समझ आया हो और पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।